नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल चाणक्य क्लासेस विद प्रशांत में। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होंगे। इसी आपके लक्ष्य को अग्रसर करने के लिए और आपके साथ में जुड़ने के लिए, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके, उसी में ही आज हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन इंडियन पॉलिटी या भारतीय संविधान का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से इसे आप तैयार करें। ये जो आपके सामने संवैधानिक विकास नाम का जो एक टॉपिक है, ये टॉपिक आपका एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, लेखपाल और यूपी होमगार्ड में तो आपके लिए सहयोगी साबित होगा ही। साथ साथ में जो आप कुछ छात्र हमारे ऐसे होंगे जो यूपीएस का या पीसीएस वगैरह का जो तैयारी कर रहे हैं, जो प्रीलिम्स होता है या लोअर पीसीएस वगैरह होता है, उसमें भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोगी साबित हो सकता है। यदि आप इसे ध्यान से आज देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पे ये फायदा पहुंचाएगा। इसमें आज हम संवैधानिक विकास के रूप में इस तरीके से इसको देखते हैं कि आपने देखा होगा कि कोई भी जब बीज बोया जाता है तो उसका एक पौधे का रोपण होता है और वो पौधा, बीज जो है वो पौधा बनता है, पौधे से पेड़ बनता है। तो जिस तरीके से एक वृक्ष का एक बीज से लेके एक वृक्ष तक जो विकास होता है, उसी तरीके से भारतीय संविधान भी इसी तरीके से एक तरीके से बीज बोकर और उसे वृक्ष तक आज जो हमारे पास में मौजूद है, उसी तरीके से तैयार हुआ है। इसी क्रम में, समय ना बर्बाद करते हुए, इसी क्रम में हम देखते हैं भारतीय संवैधानिक विकास की जो प्रक्रिया है, जो जहाँ से पहला चैप्टर हमारा पहला पॉइंट शुरू होगा, वो ये है कि साहब भारत में 31 दिसंबर सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हमने पढ़ा है बचपन से कि जो अंग्रेज आए थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो लेकर आए थे, उनका मकसद सिर्फ ये यहाँ पर शासन करना नहीं बल्कि व्यापार करना था। और उन्होंने यहाँ पर आकर व्यापार भी किया, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाया, वैसे वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ पांव फैलते गए और उन्होंने यहाँ पर व्यापारिक कोठियाँ खोलना शुरू कर दी। व्यापारिक कोठियाँ, अब कोठियों से मतलब ये नहीं है कि उन्होंने बहुत यहाँ पर एक शानदार, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि बहुत बड़ा एक राजमहल बना लिया हो, इस तरीके से कोठियाँ नहीं, बल्कि कोठियों से तात्पर्य ये है कि उन्होंने जो अपना सामान लेकर आते थे, जो कच्चा माल भारत से ले जाते थे, वहाँ से बनवा के लेके आते थे, तो उन सामान को रखने की एक जो जगह निर्धारित किए रखी थी, एक तरीके गोडाउन टाइप का, वो उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियों के रूप में स्थापित किया था। इन व्यापारिक कोठियों में अपनी सुरक्षा व्यवस्था लागू करना चाहते थे और सुरक्षा करते थे, तो इन्होंने खुद के सुरक्षा कर्मी लगा रखे थे जो अंग्रेज भी थे, जिन्हें भारतीय लोगों को भी एक प्राइवेट सिक्योरिटी के तौर पे इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ था। इस प्राइवेट सिक्योरिटी से इन्होंने अपने पास में हथियार रखने की परमिशन ले ली थी उस वक्त की सरकार से, जो भी सन 1600 में भारतीय, यानी कि हम जानते हैं कि मुगल काल था उस वक्त में इन्होंने परमिशन लेके और अपने व्यापारिक कोठियों में सुरक्षा कर्मियों को बढ़ावा दिया और अपने हथियार रखना शुरू कर दिया। इसी के साथ में उन्होंने भारत में जो दूसरी सत्ता काम कर रही थी, उसके काम में हस्तक्षेप देना शुरू कर दिया। बहुत सारी घटनाएं अंजाम दी, बहुत सारे काम हुए और ये लगातार लगभग 150 वर्षों तक ये अपना व्यापारिक रूप में और लड़ाई झगड़ा, युद्ध वगैरह ये सब में कार्यरत व्यस्त रहे। और व्यस्त होने के बाद में इन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, वो था 1757 का। 1757 का प्लासी युद्ध था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ में अंग्रेज़ों का जो युद्ध हुआ था, उस समय में लॉर्ड क्लाइव करके उसे, या गवर्नर क्लाइव करके उसे मशहूर है वो यहाँ पर एक
क्लर्क था और क्लर्क होने के बाद में वहाँ पे उसने सैन्य व्यवस्था में आ गया था और उसने बहुत अच्छा काम किया अपने लिए। हम कह सकते हैं, उसकी तारीफ कर सकते हैं कि उसने अपनी कंपनी के लिए बहुत ही मील का पत्थर वाला काम किया और उसने इस युद्ध को जीतकर अंग्रेजी सत्ता की नींव रख दी। एक तरीके से वृक्ष इतना मजबूत खड़ा कर दिया कि कोई उसको हिला नहीं सकता था। इसी वृक्ष के दौरान जब इसने प्लासी का युद्ध जीतकर बंगाल के ऊपर कब्जा कर लिया था, तो इसके लगभग 20 वर्षों के बाद में, या ये हम कहें थोड़ा सा 20 वर्षों से कम, 1773 में एक एक्ट इंग्लैंड की संसद ने पारित किया। अब वो क्या था उसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कहीं कहीं पे लिखा है कि 216 लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल थे और कहीं कहीं पे मिलता है 217 लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल थे। यानी कि 216 या 217 लोगों की भागीदारी से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कार्यरत थी और वो काम कर रही थी। इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब भारत में आगमन किया था तो हमारा जो देश है वो पूर्वी देश कहलाता है, यानी कि एशिया जो है वो हमारे पूरब के देशों में शामिल है, पूरब की जगह में शामिल है। भारत भी उसी एशिया में आता है। ये लोग पश्चिम के देशों के कहलाते हैं। तो यहाँ रानी एलिजाबेथ थी इंग्लैंड में। इंग्लैंड में संसद भी उस समय में थी, डेमोक्रेसी लगभग थी, दोहरी वहाँ पे सत्ता चला करती थी और दोहरी सत्ता के तौर पे एक तरीके से महारानी भी वहाँ काम कर रही थी और एक तरीके से संसद भी काम कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने महारानी एलिजाबेथ से एक अधिकार पत्र लिया और उन्होंने साइन करवाए और ये कहा कि हम भारत में जाके व्यापार करना चाहते हैं। और वो भारत में आके उन्होंने व्यापार करने के लिए वहाँ से एक अधिकार पत्र जो था वो महारानी एलिजाबेथ से ले लिया। उस अधिकार पत्र को एक तरीके से हम हिंदी में तो अधिकार पत्र कहेंगे, लेकिन जो इनकी भाषा थी उसमें हम इसको चार्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्टर कहते हैं। तो ये अपना एक चार्टर लेकर भारत में इन्होंने प्रवेश किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को भारत में आके स्थापित किया। अब इंग्लैंड चाहता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में काम तो करे और आके यहाँ का शोषण भी करे, पैसे भी पैदा करे और हमें भी दे। तो इसलिए ये हमेशा इनके मन में ये खौफ बना रहता था, डर बना रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी खुद को स्वतंत्र घोषित कर ले, यानी कि हमारा साथ छोड़ दे और भारत में सेटल हो जाए और हमें कुछ ना दे। तो इसलिए संसद हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने कंट्रोल में रखने के लिए नए नए नियमों को बनाती रही और संसद में वहाँ नए नए नियम पारित होते रहे और वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर यानी भारत पर, और ये कहो कि जहाँ पर इंग्लैंड का औपनिवेशवाद था, जहाँ जहाँ कब्जा था, वहाँ वहाँ पर संसद उस ईस्ट इंडिया कंपनी या चाइना पे जो कंपनी थी उन सारे लोगों पर कब्जा करने की फिराक में रहती थी, उनको अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी। इस क्रम में इन्होंने देखा कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक तो व्यापारिक कंपनी के रूप में काम कर रही थी, दूसरी इसने अपने आप को प्रशासनिक रूप से भी स्टैब्लिश कर लिया था। तो प्रशासन के रूप में जब ये काम करने लगी तो यहाँ पर जो इसने व्यवस्था बनाई, भारत में प्रशासनिक व्यवस्था बनाई, भारत में प्रशासनिक व्यवस्था बनाई। इस प्रशासनिक व्यवस्था को अंग्रेज जो है वो, यानी कि इंग्लैंड में जो बैठे संसद में लोग थे, वो पचा नहीं पा रहे थे और उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को हम नियंत्रित करेंगे और इसे हम रेगुलेट करेंगे, यानी कि बदलेंगे, उस पर अपना कंट्रोल रखते हुए उसमें बदलाव लेकर आएंगे। इसी क्रम में इन्होंने यहाँ पर एक एक्ट पारित किया, उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, मैं फिर से अपनी बात को दोहराता हूँ, 1773 में ये जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था इंग्लैंड की संसद से।
रेगुलेटिंग एक्ट को रेगुलेटिंग ही क्यों कहा जाता है, इसको थोड़ा सा शाब्दिक रूप समझिए। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमने अपने घरों में देखा होगा किचन में कि गैस सिलेंडर होता है, उसमें एक रेगुलेटर होता है, तो एक उसे क्या होता है, जो गैस सिलेंडर में गैस एलपीजी भरी होती है, लिक्विड रूप में भरी होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए, एक दिशा निर्धारित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए एक रेगुलेटर लगाते हैं, उसको हम पिन ऑन करते हैं तो गैस जो है वो दूसरी अवस्था में बहने लगती है, यानी एलपीजी लिक्विड से वो गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो कुल मिला के वो रेगुलेटर जो है वो गैस पे नियंत्रण रखता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो अंग्रेजों ने जो पुरानी व्यवस्था थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, भारत में जो प्रशासनिक व्यवस्था चल रही थी, उस व्यवस्था में अपना नियंत्रण लाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए इन्होंने, इंग्लैंड की संसद ने यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया 1773 में। अब इससे क्या होता है, इसमें ये होता है कि अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उससे पहले भारत को 3 हिस्सों में तोड़ रखा था। हालांकि पीछे की जानकारी न बता के मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि भारत के 11 प्रांतों पर अंग्रेजी हुकूमत का राज रहा है और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों पर इनका राज रहा है, और बाकी लगभग 600 से ज़्यादा जो देसी रियासतें थीं, इनके ऊपर भी कंट्रोल रहा है। अब इन्होंने इस 11 प्रांत को, फिर से फोकस कर लीजिए कि 11 प्रांतों पर अंग्रेजों की हुकूमत रही है भारत में पूर्ण रूपेण तरीके से, और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों पर रही है। अब सवाल यहाँ पे ये भी उठ जाता है कि कहीं कहीं ये आ जाता है सवाल कि साहब कौन कौन से कमिश्नरी क्षेत्र हैं, तो हल्का सा मैं प्रकाश डाल देता हूँ, उस पर लाइट डाल देता हूँ कि आखिरकार वो 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे। तो थोड़ा सा आप फोकस रखिएगा। इसमें पहला था कुर्ग जो था वो कर्नाटक के क्षेत्र का स्थान को कुर्ग कहा जाता था। फिर अगला था दिल्ली सभी लोग जानते हैं, बलूचिस्तान, और अगला था मारवाड़ या ब्रैकेट में कभी कभी आपको ये अजमेर नाम से भी मिल जाएगा। ये 4 कमिश्नरी क्षेत्रों को इन्होंने अपने आप को कंट्रोल में ले रखा था अंग्रेजों ने। इसमें जो 11 प्रांत थे, इस बात को हम खत्म करके आगे की बात बताते हैं। जो यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट के कारण क्यों था, क्या था वजह कि क्यों रेगुलेट एक्ट जो है वो यहाँ पर भारत में पारित किया गया। उसके पीछे की वजह ये थी साहब कि भारत को 3 हिस्सों में बांटा गया था। मैं थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ, हालांकि ऐसा है नहीं जैसा मैं बनाऊंगा, लेकिन मैं 3 हिस्सों में से बांट देता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। 1, 2, 3, यानी कि जो 11 प्रांत थे इनके, उसको इन्होंने प्रेसिडेंसियों का नाम दिया था और 3 प्रेसिडेंसियां बनाई थी। 3 प्रेसिडेंसियों में पहली प्रेसिडेंसी इनकी थी मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। इन प्रेसिडेंसियों में गवर्नर्स हुआ करते थे इस पर शासन करने के लिए। इन प्रेसिडेंसियों में गवर्नर काम किया करते थे, और उस वक्त में इन प्रेसिडेंसियों का जो गवर्नर होता था, जैसे मान लीजिए मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, ABC, तो ए वाला जो था गवर्नर वो अपने आप में स्वतंत्र था अपनी प्रेसिडेंसी के लिए, अपने कार्य करने के लिए। ये अपने लिए स्वतंत्र था, ये अपने लिए स्वतंत्र था। तो एक दूसरे की कोई भी व्यक्ति या कोई भी गवर्नर हस्तक्षेप कार्य में नहीं करता था, ना ही किसी को कोई फॉलो करता था, ना मानता था। इस चीज को इंग्लैंड की संसद ने ये कहा कि ये तो भाई अपनी ढपली, अपने अपने राग हैं, इस तरीके से हम ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित नहीं कर पाएंगे। अब क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा नियंत्रित करने के लिए अपना एक एक्ट पारित करते हैं। तो उस वक्त में वहाँ का जो प्रधानमंत्री था इंग्लैंड का, उसके नाम था लॉर्ड नॉर्थ। ये पीएम था इंग्लैंड का, उसका नाम था लॉर्ड नॉर्थ।
इसकी देख रेख में इस नियम को पारित किया गया साहब। और इन्होंने भारत में ये नियम लागू करके ये व्यवस्था स्थापित की कि अब जितने भी गवर्नर हैं उन गवर्नरों में से बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का गवर्नर जो रहेगा उसे हम बंगाल का गवर्नर जनरल बनाएंगे, गवर्नर जनरल बनाएंगे। इसका मतलब केवल यही नहीं कि केवल वो बंगाल का ही राजा होगा, यानी कि बंगाल का ही गवर्नर होगा, बल्कि वो भारत में जितने भी गवर्नर होंगे, प्रांत होंगे, देसी रियासतें होंगी, कमिश्नरी क्षेत्र होंगे, उन सबका पर आधिपत्य रखेगा, कंट्रोल रखेगा, उन सबका मालिक होगा। यानी कि बाकी के जितने भी गवर्नर होंगे वो सारे गवर्नर्स इस बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रहकर कार्य करेंगे। तो इतनी बात हमारी समझ में आ गई। इस बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर सर्वप्रथम जो है वो वॉरेन हेस्टिंग नाम के व्यक्ति को बैठाया गया। इस वॉरेन हेस्टिंग ने कई सारे परिवर्तन किए हैं, कई सारे काम किए हैं, वो हमारे इतिहास का पहलू है, उसे हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं। इसमें हम देखते हैं कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसके तहत में दूसरा काम हम जान लेते हैं, वो ये है कि 1774 में ही इसी एक्ट के अधीन रहते हुए कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट उस समय का। और यहाँ पे जब ये सुप्रीम कोर्ट की बात आ जाती है, उच्चतम न्यायालय की बात आती है, तो इसमें एक सवाल लाजमी हो जाता है कि साहब इस उच्चतम न्यायालय का पहला जो है वो न्यायाधीश कौन था। उसका पहला न्यायाधीश था एलिजा एम्पे। जो बच्चे ध्यान से देख रहे हैं, हमारे साथी लोग ध्यान से देख रहे हैं, इसको वो नामों को नोट करते रहें, फोकस रखें, और ताकि आप वो बाद में रिकॉल कर सके, आपको वही कंठस्थ हो जाए। वॉरेन हेस्टिंग पहला भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल था और भारत में 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई और उस उच्चतम न्यायालय का पहला जो मुख्य न्यायाधीश था वो एलिजा एम्पे था। यहाँ पर जब उच्चतम न्यायालय की बात करते हैं, एलिजा एम्पे की बात करते हैं, तो एलिजा एम्पे और सुप्रीम कोर्ट के एक काला इतिहास छुपा हुआ है, उस पर भी कभी कभी सवाल पूछ लिए जाते हैं, उसके बारे में भी जानकारी थोड़ा सा मैं सोचता हूँ दे दूँ आपको। वो ये है कि यहाँ पर पहली फांसी हुई थी, भारत में पहली फांसी सुप्रीम कोर्ट के अधीन रहते हुए, वो एलिजा एम्पे ने सुनाई थी। वो किसको दी थी? वो दी थी भारत के ही एक व्यक्ति थे, उनका नाम था महाराजा, जो मुगलों के दीवान थे, महाराजा नंद कुमार। इनको फांसी देने के पीछे कारण ये था कि इन्होंने वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, जो सही था, और ये कहा था कि बंगाल के नवाब की जो विधवा थी उसका नाम था मुन्नी बेगम, उसके कुछ सरकारी पेंशन या फंड रिलीज कराने के लिए वॉरेन हेस्टिंग ने रिश्वत ली थी। इस बात के सबूत इनके पास थे। अच्छा, सबूत इनके पास में क्यों होंगे? इसके पीछे का वजह यह है क्योंकि ये अंग्रेजों के वाणिज्यकार थे, कॉमर्शियल काम देखा करते थे, उनका टैक्स वसूला करते थे, उसका सब लेखा जोखा रखा करते थे। तो इनके पास में काफ़ी कागजात ऐसे थे कि वॉरेन हेस्टिंग ने जो भ्रष्टाचार किए हैं उसके सबूत इनके पास में थे। अब वो सारे सबूत इन्होंने उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत भी किए, पर वो सब नगण्य माने गए, उन्हें नकार दिया गया। क्यों नकार दिया गया? इसके पीछे की वजह ये थी कि वॉरेन हेस्टिंग और एलिजा एम्पे दोनों पक्के दोस्त थे, इंग्लैंड से ही साथ में पढ़े थे, साथ में ही नौकरी की, वो अलग क्षेत्र में, ये अलग क्षेत्र में, जिसकी वजह से एलिजा एम्पे ने महाराज नंद कुमार पर झूठा मुकदमा चलवाया और महाराज नंद कुमार को जो है वो फांसी की सज़ा सुना दी।
ये पहली फांसी हुई थी जो सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में जो पहला सुप्रीम कोर्ट था वो काले अक्षरों से लिखा गया है, क्योंकि ये झूठा मामला था। सब 1773 का। अब फिर हम आते हैं संवैधानिक विकास की तरफ। संवैधानिक विकास में हमने पहले देखा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके तहत में कई सारे काम हो ही रहे थे, तभी इंग्लैंड की संसद में प्रधानमंत्री बदले लगभग 1784 के करीब में। उनका नाम था, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम था विलियम पिट, इंग्लैंड के पीएम का नाम था विलियम पिट। विलियम पिट द यंगर। विलियम पिट ने एक अधिनियम पारित किया, वो ये था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को हम अपने अधीन रखते हुए और इस पर और अपना नियंत्रण मजबूत करें, इस पर और अपना कंट्रोल करें। विलियम पिट ने जो अधिनियम पारित करवाया था उसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट, अपने ही नाम से था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें कोई ज्यादा खास समय नहीं पढ़ना है, हम इतिहास में पढ़ेंगे जो कुछ इसमें परिवर्तन आएंगे। इस संवैधानिक विकास में ये दूसरा कदम था। इसमें ये बताया गया कि ये कहते हैं कि विलियम पिट ये चाहते थे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हमारे नियंत्रण में रहे, और ये बात सही है। ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है ये ईस्ट इंडिया कंपनी पर, पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत दस्तावेज के नाम से जाना जाता है। तो कभी अगर ऐसा सवाल आ जाए कि आपसे कहा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए सबसे मजबूत यानी कि नियंत्रण करने का दावेदार जो दस्तावेज है वो कौन सा है, तो आप लगा देंगे पिट्स इंडिया एक्ट है। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद में भारतीय संविधान में और विकास के, हालांकि भारतीय संविधान ही चल रहा है, यानी कि ये जो संवैधानिक विकास है ये हमारा, हम ये कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रहते हुए हो रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रहते हुए भारतीय संविधान का विकास हो रहा था। इसी के तहत में यहाँ पर इंग्लैंड की संसद ने एक और नियंत्रण स्थापित करना चाहा। अगला था आपका चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1793 में चार्टर एक्ट आया। अब जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि चार्टर का मतलब होता है अधिकार पत्र। अधिकार पत्र यानी कि अधिकार पत्र से जुड़ा हुआ एक एक्ट पारित किया गया, उसको हम कहते हैं चार्टर एक्ट। यहाँ पर इंग्लैंड ये कहता था ईस्ट इंडिया कंपनी से कि आप आइए और अपना रिन्यूअल करा के ले जाइए। रिन्यूअल क्यों? क्योंकि इंग्लैंड से परमिशन लेके भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी, और इंग्लैंड के जो संसद है या वहाँ जो सम्राट है या जो राजा है या महारानी जो भी रही है, वो कहा करते थे कि आपको हर 15 या 20 वर्षों में आके हमसे रिन्यूअल कराना है, और रिन्यूअल करा के आपको फिर से व्यापार करना है। यानी कि आपको पूर्ण रूपेण अधिकार नहीं है, बल्कि एक निर्धारित समय उनको व्यापार करने के लिए भारत में दिया जाता था। और ये हमेशा संसद ये चाहती थी कि ईस्ट इंडिया हमारे अधीन रह के ही कार्य करे, अपने आप से कोई भी जो है क्या नाम है अपना नियंत्रण ना खो दे, हमारा नियंत्रण ना चला जाए, अपने आप से जो है अपना राज न स्थापित कर ले, हमसे संबंध विच्छेद ना कर दे। तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसद हमेशा कंट्रोल करने के लिए समय समय पर संवैधानिक कार्य किया करती थी, कानूनी कार्यवाही किया करती थी। उसी चरण में जो है वो चार्टर एक्ट 1793 निकाला, और यहाँ पर उन्होंने इस पर काम भी किया। फिर अगला आता है संवैधानिक विकास में, अगला एक्ट आता है 1813। 1813 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों है? 1813 में ये कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में
जो है वो एकाधिकार है, व्यापार का एकाधिकार। व्यापार का एकाधिकार से तात्पर्य ये है कि यहाँ मछली बिकेगी, सोना बिकेगा, मलमल बिकेगा, शीशम बिकेगा, या कुछ और कच्चा माल से पक्का माल बिकेगा। ये सारे जो व्यापार जो करेंगे वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। यानी कि कोई भी दूसरा व्यक्ति जो है उस देश में यानी भारत में वो काम नहीं कर सकता था। तो इसमें अंग्रेजों ने यानी जो संसद बैठी हुई थी, उन्होंने संसद ने 1813 का जो चार्टर एक्ट निकाला है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार के व्यापार को समाप्त कर दिया। कहा कि भाई नहीं, अब इसमें स्वीडिश भी आएगा तो वो भी भारत में कुछ ना कुछ बेच सकता है, अफगानी आएगा तो वो भी कुछ ना कुछ बेच सकता है, अफ्रीकी आएगा वो भी बेचेगा, और इंग्लैंड से कोई दूसरा व्यापारी भी आएगा तब भी बेचेगा, चाहे अरब से कोई व्यक्ति आए तो वो भी भारत में व्यापार करने के लिए स्वतंत्र है। आपका एकाधिकार समाप्त किया जाता है। लेकिन ये कहा जाता है चीन, अफीम और चाय, यानी कि चीन पर ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरीके से व्यापार का एकाधिकार रहा। अफीम पर ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरीके से एकाधिकार रहा, और चाय पर भी। यानी कि चीन, अफीम और चाय, इस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरीके से एकाधिकार मौजूद रहा। इसी क्रम में 1813 में ही एक और बदलाव किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में 20 वर्षों के लिए और उसे समय दिया जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा जो है वो संसद के अधीन रह के ही कार्य करती रही, और उसने उसकी बात को माना, चीन, अफीम, चाय पर ही व्यापार करा, बाकी उसका एकाधिकार समाप्त हो गया। इसी क्रम में इंग्लैंड की संसद ने एक और नियम पारित करा, क्योंकि ये सब विकास हो रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रहते हुए। फिर आया एक चार्टर एक्ट, उसे हम कहते हैं चार्टर एक्ट 1833 का। इस 1833 के चार्टर एक्ट में दो महत्वपूर्ण सुधार किए गए। पहला सुधार ये किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसका नाम बदल दिया जाता है, उसके पद का नाम बदल देंगे। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब हम भारत का गवर्नर जनरल कहेंगे। तो मैं पहले लिख दे रहा हूं यहां पर, पहले क्या नाम था, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब उसका नाम परिवर्तित करके इस चार्टर एक्ट 1833 के अधीन उस गवर्नर जनरल के पद को इन्होंने भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया, यानी ये पद सृजित कर दिया। फर्क कोई नहीं पड़ा, पावर्स वही थी, बात वही थी, चेहरा बदला हुआ था और नाम बदला हुआ था। इस वक्त में जो भारत का गवर्नर जनरल था, पहले देखा जाए तो रेगुलेटिंग एक्ट के समय पे वारेन हेस्टिंग था, और यहाँ पर इसका जो नाम था विलियम बेंटिक करके। विलियम बेंटिक जो था वो भारत का पहला गवर्नर जनरल कहा जाता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं, या हम छोटा सा पोर्शन लिख लेते हैं कि किस तरीके से जब ये बात चली है तो उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं कि कौन कौन सा पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल था, उसके बाद में फिर वायसराय जैसे करके बना। तो इसमें क्रम है एक छोटा सा, तो इस क्रम पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। वो ये है कि पहले हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर आता है चार्टर एक्ट 1833, फिर आता है भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858। इन तीन अधिनियमों के तहत में भारत में जो पदों का जो नाम है वो बदला गया। कैसे करके बदला गया? पहली बार में इसका नाम रखा गया था बंगाल का गवर्नर जनरल,
इसका नाम था वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग नाम है, ध्यान दे लीजिएगा, वो थोड़ा सा कट गया वहां पर। उसके बाद में चार्टर एक्ट के अधीन रहते हुए जो इसका पहला था उसका नाम था विलियम बेंटिक। इसको हम कहते हैं बंगाल भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। उसके बाद में भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत में इसमें पद सृजित कर दिया गया था। अब इसे भारत का गवर्नर जनरल नहीं बल्कि यहाँ पर पद का नाम बदल के रख दिया गया था वायसराय। तो वायसराय जो पहला बना था वो बना था लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पर सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भाई पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आप कहेंगे वारेन हेस्टिंग। तो यहाँ पे सवाल ये भी बन जाएगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का, फोकस रखिएगा, शब्द क्या दोहरा रहा हूं मैं, बंगाल का। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल तो हमें पता है वारेन हेस्टिंग है। अब वो पूछ लेगा कि कहेगा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, बहुत ही साफ और सटीक है। वे 3 नाम याद रखिए आप। यहां पर तुरंत आप कह दीजिए कि अंतिम की बात जैसी आएगी वैसे ही ये अंतिम हो जाएगा, विलियम बेंटिक। अब यहां पर जैसी बात आती है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वैसे आप बिल्कुल कभी फोकस घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पर आप सीधा सीधा कह दीजिए कि लॉर्ड कैनिंग, यानी कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही था। और ये पहला, अगर कोई पूछ ले वायसराय कौन था, तब भी आप कह देंगे लॉर्ड कैनिंग था। चलिए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। संवैधानिक विकास में अभी हम पहुंचे हैं 1833 तक। 1833 के बाद में एक चार्टर एक्ट और आता है संवैधानिक विकास में, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रहते हुए 1853 का। इस 1853 में बहुत सारे नियम लागू हुए, बहुत सारे परिवर्तन हुए। इसी में हम देखते हैं लॉर्ड डलहौजी भी आया, इसने राज्य की हड़प नीतियां भी अपनाई। ये एक ऐतिहासिक पहलू है, ये संवैधानिक पहलू नहीं है। उसने अपने नियम कैसे करके स्थापित किए थे, कैसे नहीं किए थे। यहाँ तक हम जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के संवैधानिक विकास को एक नज़र में देखते हैं। 1773, 1784, 93, 13, 33 और 53। इसमें हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी और करते करते इंग्लैंड जो थी, इंग्लैंड की संसद थी, वो इसकी कमजोरियां तलाशने में लगी हुई थी, इस पर कंट्रोल स्थापित करना चाहती थी। और वही हुआ भी। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक ब्लंडर मिस्टेक हुई कि ये सही से अपना प्रशासन नहीं चला पाए और भारत में जो है वो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में एक क्रांति हुई जिसे हम 1857 की क्रांति जानते हैं। 1857 की क्रांति जो विफल रही लेकिन हुई थी। ये पहला ऐसा कदम उठाया गया जिससे अंग्रेजों की थोड़ी सी जड़ें हिली, अब वो घबराए। 1857 की क्रांति जैसी हुई वैसी इंग्लैंड को मौका मिल गया, संसद को कहा ईस्ट इंडिया कंपनी से कि भाई अब तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम भारत नहीं संभाल पाओगे, अब हम संभालेंगे। उस वक्त में वहां की रानी थी विक्टोरिया। देखिए जब परमिशन लेके आए थे उस वक्त में रानी थी एलिजाबेथ। और जब यहाँ पे शासन परिवर्तित हो रहा था, शासन परिवर्तन से मतलब रहेगा तो अंग्रेज ही, अंग्रेज पहले भी था बाद में भी रहेगा, लेकिन यहाँ पर उसका नाम बदल जाएगा। पहले अंग्रेज आया था व्यापारिक रूप में, उसे हमने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जो अंग्रेज शासन करेंगे वो कहेंगे कि इंग्लैंड का शासन, या ये कहेंगे कि महारानी का शासन, या कहेंगे क्राउन का शासन, यानी कि उनके ताज का, अंग्रेजी ताज का शासन। इसीलिए हम कहते हैं क्राउन का शासन। क्राउन का शासन, क्राउन का शासन क्योंकि यहाँ पर एक अधिनियम आता है, उसे हम कहते हैं भारत शासन अधिनियम
अधिनियम 1858, जिस पे अभी हम अगले पन्ने पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रहते हुए जो संवैधानिक विकास हुआ था 73, 84, 93, 13, 33 और 53 का, इसे आपको फोकस रखना है। और उसके बाद में अब रहेगा क्राउन यानी कि इंग्लैंड की महारानी या इंग्लैंड की संसद या इंग्लैंड की सरकार के अधीन रहते हुए क्राउन के अंतर्गत संवैधानिक विकास, अंतर्गत संवैधानिक विकास। इस क्रम को हम देखते हैं, इसमें सबसे पहला अधिनियम आता है, उसे हम कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1858। इसके तहत में जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया था कि बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर इन्होंने वायसराय रख दिया था। पद वही था, सिर्फ नाम बदला गया था। अब हम गवर्नर जनरल नहीं बल्कि वायसराय बनाएंगे। और वायसराय पहला था, वो था लॉर्ड कैनिंग। पहला कौन सा था? लॉर्ड कैनिंग। बार बार बात इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि आप लोग अगर इसे मन से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो निश्चित तौर से आपके ये दिलो दिमाग पर उतरेगी और ये आपके छाएगी। 1858 में इस यहाँ पर एक वायसराय बनाया गया। इस वायसराय ने, इस नियम ने जो है पहला परिवर्तन ये किया था, 1858 के जो नियम ने पहला परिवर्तन ये किया था कि द्वैध शासन प्रणाली का अंत किया। क्यों किया? अब अंत करने के पीछे की वजह क्या थी, या ये हम कहें कि द्वैध शासन प्रणाली है क्या? द्वैध शासन प्रणाली को हम इस तरीके से ऐसे देख सकते हैं कि जैसे आज हम पर केंद्र सरकार का शासन कर रही है, तो साथ साथ में हम पे राज्य सरकार भी शासन कर रही है। लेकिन उस समय में केंद्र सरकार या राज्य सरकार के जैसे कोई सिस्टम नहीं था, बल्कि यहाँ पर द्वैध शासन का मतलब ये था कि एक तरफ अंग्रेजी सरकार, हम इसे ऐसे समझ सकते हैं आसान से शब्दों में, एक तरफ अंग्रेजी सरकार और एक तरफ अंग्रेजी सरकार ने अपने कुछ पावर्स जमींदारों को दे रखी थी। किसे दे रखी थी? जमींदारों। अब जमींदारों को देने के पीछे कारण था, वो ये था कि उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि एक गांव है और उस गांव में जो है बहुत सारी खेती है, तो इस खेती से जो लगान मिलना था वो अंग्रेज था, वो गांव वासियों से नहीं वसूलता था, बल्कि अंग्रेजी शासन जो था, अंग्रेज जो थे, उन्होंने एक तरीके से जमींदारों को बीच में डाल रखा था और ये कह रखा था कि भाई आप हमें, एक गांव का उदाहरण के तौर पे, कि भाई हमें इसके 10,000 रुपये चाहिए, इस गांव के 10,000 रुपये हमें चाहिए हैं, तो जमींदार उनको 10,000 रुपये उगाकर इनसे वसूल कर देता था और बीच में अपने आप भी शासन करता था, अपने आप भी उनको नोचता था, उनका शोषण करता था। इनकी सारी जमीनें जो थी वो जमींदार के अधीन रहती थी, गांव के लोगों की। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ तो अंग्रेजी शासन, ऊपर से जमींदारों का भी शासन, तो ये द्वैध शासन हुआ। तो जैसे 1858 का ये नियम आया, भारत शासन अधिनियम 1858, इसमें द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। पहली बात, उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा होगा, आप इसको राइट डाउन करते होंगे, मैंने मिटा दिया है। इसमें अगला चरण ये है कि एक भारत के जो वायसराय है उसको कंट्रोल में करने के लिए, भारत के शासन को कंट्रोल में करने के लिए एक नया पद सृजित किया गया, उसे हम कहते हैं भारत सचिव। भारत का सचिव, भारत सचिव एक नया पद था, ये पद सृजित किया गया। इसका क्या काम था? इसका काम ये था साहब कि जो भी भारत का सचिव होता वो डायरेक्ट इंग्लैंड की संसद से नियुक्त होता था, इंग्लैंड की
संसद से नियुक्त होता था और भारत का सचिव कैबिनेट स्तर का होता था। इसकी सहायता के लिए भारत में या ये इंग्लैंड में भारत परिषद एक बनाई गई थी। इंग्लैंड में ही भारत परिषद का सृजन हुआ था। उसमें 15 लोगों को रखा गया था, 15 व्यक्तियों को भारत परिषद का निर्माण करके भारत परिषद। अब ये थोड़ा सा उलझा हुआ लग रहा होगा आपको, तो इसे मैं आज के समय के हिसाब से आपको समझा दूं कि जैसे हमने देखा है कि भारत का राष्ट्रपति है। भारत का राष्ट्रपति जब अपने पद आसन ले लेता है, शपथ ग्रहण कर लेता है, तो उसकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद बनाई जाती है। और उस मंत्रिपरिषद की सहायता से, यानी कि भारत का राष्ट्रपति है वो काम तो करेगा नहीं, उसकी परिषद काम करेगी, तो इसीलिए मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है, यानी जो सरकार कहलाती है, जो लोकसभा में होती है। तो ऐसे हम यहाँ पे इसे समझने का प्रयास कर सकते हैं कि जो भारत का जो सचिव था, वो भारत का सचिव संसद से डायरेक्ट आता था, जो कैबिनेट स्तर का होता था, और वो कैबिनेट स्तर का उसके भारत परिषद बनती थी, और वो परिषद 15 व्यक्तियों की होती थी, जो इसके काम में सहयोग करा करती थी, इसको सलाह देती थी, इसके लिए ही काम करा करती थी। तो उम्मीद है आपकी समझ में आया। अगला इसमें बिंदु ये आता है कि जब 1 नवंबर 1858 को ये जो अधिनियम पारित हुआ था, वो 1 नवंबर, एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि 1858 का भारत शासन अधिनियम कब पारित हुआ था, तो बहुत सारे बच्चे जो थे वो उनका चक्कर आ गया उनको कि मतलब कैसे करके करा जाए, कौन सा तारीख उन्हें पता ही नहीं थी, क्योंकि हर आदमी यही पढ़ के जाता है भारत शासन अधिनियम 1858। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, फोकस रखिएगा कि 1 नवंबर 1858 को भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था। तो भारत के जो पढ़ा लिखा वर्ग है, भारत का जो पढ़ा लिखा वर्ग है, उस पढ़े लिखे वर्ग ने ये कहा था कि ये हमारे अधिकारों का मैग्ना कार्टा है। भारत के पढ़े लिखे वर्ग ने ये कहा था कि ये हमारे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार है, अधिकार पत्र है, यानी कि अब हमें खुल के जीने का मौका मिल जाएगा, हमें नौकरियां मिलेंगी, हमें राजनीति में दखल का मौका मिलेगा, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो थी वो इस अधिनियम के तहत में भारत के लोगों को देने का प्रयास किया गया, और ये बात सच है। इसी के तहत में एक संवैधानिक का, इसी क्रम में अगला संवैधानिक विकास होगा, वो ये है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, ये संवैधानिक विकास आपका किसके अंतर्गत चल रहा है, वो चल रहा है क्राउन के अंतर्गत। कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1858। इसी के तहत में अगला एक अधिनियम आता है, उसका है भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम। अब इसमें घबराने की बात नहीं है, ये था 1861 का, कि आप लोग अभी देखा होगा शब्द आपने भारत शासन अधिनियम, अब आप देख रहे हैं भारत परिषद अधिनियम। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले पेज पर कि जो पद सृजित किया गया था सचिव का, उस सचिव की सहायता के लिए भारत परिषद बनाई गई थी। इस परिषद में 15 लोग थे। अब इंग्लैंड की संसद जो है वो कानून बना रही थी, पर इंग्लैंड की संसद वो कानून अपने आप से ना बनाकर इसके माध्यम से बनवा रही थी। तो इसीलिए ये कानून जब पास करती थी, तब उस कानून को हम इस नाम से जानते थे। किस नाम से? भारत परिषद अधिनियम। होता ये इंग्लैंड से ही था पारित, पर इंग्लैंड की संसद डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्टली काम हो रहा था कि भारत का सचिव अपनी परिषद के द्वारा कानून निर्धारित कर रहा था, बना रहा था, और वो भारत में लागू कर रहा था, जिसके अंतर्गत भारत का जो वायसराय था वो अधीन रहते हुए भारत में शासन प्रणाली को या प्रशासन प्रणाली को नियंत्रित करता था। जो भारत परिषद अधिनियम का जो आता था, उस नियम के अधीन ही रहकर ही पूरे भारत को नियंत्रित किया जाता था। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अधिनियम के तहत 2 काम बड़े इंपॉर्टेंट हुए। पहला काम यह है कि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीय जो प्रतिनिधित्व है उसको मौका दिया गया। कैसे? जैसे कि भी मैंने बताया था कि भारत सचिव की एक परिषद है,
परिषद है उसे भारत परिषद कहते हैं, यानी कि इसकी सहायता के लिए एक परिषद है। तो ऐसे ही भारत में वायसराय था, तो वायसराय की सपोर्ट के लिए, सलाह के लिए इसकी भी एक परिषद थी, क्योंकि ये भी एक तरीके से राष्ट्रपति के सम्मान, राष्ट्रपति के जैसा ही शासन भारत में एक तरीके से राजा ही था। वायसराय सिर्फ नाम था, पूरे भारत को कंट्रोल यही करता था, और इसको कंट्रोल ये करता था, वायसराय को कंट्रोल ये करता था, और इसको कंट्रोल इंग्लैंड करता था, इंग्लैंड की संसद करती थी। तो पता ये चला है कि वायसराय की, भारत सचिव की नहीं, वायसराय की परिषद में, वायसराय की परिषद में भारतीय लोगों को मौका दिया गया, भारतीय लोगों को शामिल किया गया, भारतीय लोगों को शामिल किया गया इस परिषद में। अब भारतीय लोगों को शामिल करने के पीछे कारण क्या था, क्यों इतनी खुशी मनाई गई? इसको इसलिए खुशी मनाई गई कि साहब इसीलिए तो कह रहे थे पढ़े लिखे लोग कि ये हमारे अधिकारों का मैग्ना कार्टा है 1858 का, क्योंकि उन्हें पता था कि हमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस वायसराय की परिषद जो थी उसमें विधि निर्माण का जो, यानी विधि निर्माण से मतलब है कानून बनाने का जो हक है, जो अधिकार है वायसराय की परिषद को, उसमें भारतीय लोगों की भी राय ली जाएगी। इसलिए भारतीय लोग खुश हुए कि 1861 का जो अधिनियम है वो इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें भारतीय लोगों को जो परिषद है उसमें शामिल किया जाएगा और विधायी कार्यों में सहयोग देने के लिए भी इनको मौका दिया जाएगा, यानी कि कानून बनाने के लिए मौका मिलेगा। दूसरी बात यह है कि इसकी जो प्रांतीय विधान परिषदें थी, प्रांतीय विधान परिषदों को भी विधि निर्माण का मौका दिया गया। अब इसको समझने का प्रयास थोड़ा करेंगे क्योंकि ये जो बिंदु है ये कई बार आ चुका है, पीसीएस में भी आया है और छोटी छोटी परीक्षाओं में भी आ चुका है, इस पर फोकस रखिएगा। कि दूसरा बिंदु ये है कि प्रांतीय परिषद, प्रांतीय परिषद। तो पहले हम प्रांतीय परिषद की परिभाषा को परिभाषित कर लेते हैं, आखिरकार क्या है। पहले इन्हें प्रांतीय परिषद बोला जाता था, पर वर्तमान समय में हम इनको कह सकते हैं हमारे राज्य, जो हमारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जिस तरीके से राज्य चल रहे हैं इनको हम राज्य के रूप में परिभाषित करते हैं। यानी प्रांत का मतलब राज्य, राज्य का मतलब प्रांत। तो प्रांतीय परिषदों को कभी भी कानून बनाने का हक नहीं था, निर्माण करने का कोई भी मौका नहीं मिलता था। इस 1861 के कानून के तहत में इन लोगों को यानी कि प्रांतीय परिषदों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। जैसे आज हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी महाराज हैं, अपनी कैबिनेट लेके बैठे हुए हैं और इनकी एक विधायिका भी है, मंत्री परिषद भी है, तो ये कानून निर्माण करते हैं ना, राज्य के स्तर पर कानून निर्माण करते हैं, विधि का निर्माण करते हैं जो राज्य सूची के अधीन होता है। उसी उसका ये यहाँ पर पहला चरण है, पहला चरण यही है 1861 का अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। ये पहला बीज है, इसीलिए तो हम कहते हैं ये संवैधानिक विकास के रूप में इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था लागू होती है, कानून बनाया जाता है विधायिका के माध्यम से, वैसे ही शुरुआत इसकी कहाँ हुई थी, वो हुई थी प्रांतीय परिषदों को कानून यानी कि विधि निर्माण का मौका मिलेगा, दिया जाएगा। इसके तहत में गवर्नर जनरल के जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल से मतलब है कि वायसराय, वायसराय को अध्यादेश, ऑर्डिनेंस पास करने का अधिकार होगा। अब ये क्या है, हम देखते हैं कि हमारा जो राष्ट्रपति होता है तो वो राष्ट्रपति कभी भी अपने आप से कोई भी कानून पास नहीं कर सकता, लेकिन उसे अध्यादेश पास कराया जा सकता है, वो अध्यादेश पास करेगा। उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर अगले पन्ने पर, कि वो ये है कि देखिए फोकस रखिएगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ कि प्रांतीय परिषदों को तो निर्माण का मौका मिल ही गया है, कानून बनाने का मौका मिल रहा है। यहाँ पर अगला बिंदु ये है कि जो वायसराय है, वायसराय है, इसको हम अध्यादेश यानी कि उस समय में अध्यादेश जारी करने का मौका दिया गया, इसको शक्तियां प्रदान की गई। तो हम ये समझेंगे अध्यादेश क्या होता है। अध्यादेश ये होता है कि भारत का राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति कभी भी अपने आप से कोई कानून लागू करता है नहीं। तो सब क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे भारत में जो संसद है, इस संसद के 3 अंग होते हैं,
राज्यसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, और तीसरा अंग होता है इसका राष्ट्रपति। तो कभी भी कोई भी प्रस्ताव आता है तो पहले लोकसभा में इसे पास किया जाता है 2/3 के माध्यम से, जनसंख्या के आधार पर इसमें वोटिंग होती है। फिर राज्यसभा में ये पास होता है। तो यहाँ पर जब होता है तो ये विधेयक कहलाता है, और यहाँ पर भी जाता है तो पास होता है तब भी विधेयक कहलाता है। जब राष्ट्रपति इसको पास करता है तो अधिनियम कहलाता है। समझिए क्या कहलाता है? अधिनियम। पहले क्या कहला रहा है? विधेयक कहला रहा है। जब राष्ट्रपति पास कर देता है, अपने हस्ताक्षर कर देता है उस कानून पर, तो वो अधिनियम कहलाता है। अब कभी कभी ऐसा चांस आ जाए कि ये दोनों सदन काम ना करें, दोनों सदन काम नहीं कर रहे हैं साहब, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति के पास में ये अधिकार होता है कि वो एक कानून पास कर सकता है, उसे हम अध्यादेश कहते हैं। पर उस अध्यादेश की एक सीमा होती है 6 महीने की। तो वही चीज यहां पर है कि जब वायसराय को 1861 के अधीन, भारत परिषद अधिनियम 1861 के अधीन रहते हुए ये शक्तियां प्राप्त हो गई थी कि वो एक ऑर्डिनेंस या अध्यादेश पारित कर सकता है, उसकी मियाद जो है वो 6 माह तक रहेगी। ये वायसराय को अधिकार दे दिया गया था। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं संवैधानिक विकास की तरफ। फिर देखते हैं कि 1862 जो है भारत परिषद अधिनियम 1861 है, और 61 के बाद में भारत परिषद अधिनियम का 1892 में कोई खास ज्यादा परिवर्तन है नहीं, बस संवैधानिक रूप में हम देख सकते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892, इसमें बहुत ज्यादा कोई खास है नहीं। इसी बस क्रम में हम जोड़ लेते हैं कि संवैधानिक विकास में ये भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कदम रखता है। उसके बाद में इसमें जो खास इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है एक और अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909। इसका दूसरा नाम हम जानते हैं मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार। इसमें बहुत सारी सुधारात्मक प्रक्रिया हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हमारे भारत के हितकारी भी हैं, हमारे भारत के खिलाफ भी हैं। तो इसे हम इतिहास में डिस्कस करेंगे, जो हम अगला वीडियोस बनाएंगे उसमें जब इतिहास का पोर्शन पढ़ाएंगे। तो अभी संवैधानिक विकास की तरफ भी नजर रखते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी डीप चीज़ें इसमें बता गया। हालांकि ये संवैधानिक विकास के थोड़ा सा अलग थलग बातें भी थी, लेकिन कुछ चीज़ें जब सामने आ जाती हैं तो उस पर थोड़ा सा फोकस भी किया जाता है। मैंने थोड़ा सा प्रकाश डाला है, और हम ईश्वर ने चाहा तो अगली वीडियोस बनाएंगे तो उसमें आपको बहुत डीपली जानकारी जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी वो बताने का प्रयास करेंगे। तो हम यहाँ पर बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909। इसे मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहते हैं? देखिए ये दो नाम है, एक है मार्ले और एक है मिंटो। तो इस तरीके से जब कभी भी आपके सामने ऐसी कंडीशन आए तो इसमें आपको ये पहचानना है कि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, एक होता है भारत का सचिव, तो सचिव का नाम पहले होगा क्योंकि वो बड़ा पद है, और जो मिंटो है वो होगा वायसराय। जैसे एक आएगा आपके सामने चेम्सफोर्ड सुधार करके एक आएगा, अभी मुझे थोड़ा सा फोकस नहीं हो रहा है, तो उसमें जब कभी भी नाम पहले आया तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि जो पहले नाम आ रहा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो मॉन्टेग्यू जो पहले नाम होगा वो भारत का सचिव होगा, और चेम्सफोर्ड जो होगा वो वायसराय होगा। ठीक है, तो हम इतनी बात करते हैं कि यहाँ पर आखिरकार ऐसा क्या जो मार्ले मिंटो सुधार, से सुधार का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये जो थे वो भारत की विचारधारा के अधीन रह के कार्य नहीं कर रहे थे, बल्कि उसकी विपरीत धारा में बह के काम कर रहे थे।
इन्होंने कहा कि भारत के लोगों को जो है वो बांटो और राज करो की नीति ही मार्ले मिंटो सुधार कहलाती है। हालांकि ये भी ऐतिहासिक पहलू है, लेकिन हम थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालते हुए चलते हैं कि मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। मिंटो कौन है? वायसराय है। मिंटो को क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक यानी कि पिता। मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है साहब? इन्होंने क्या करा कि इस नियम के अधीन रहते हुए अंतर्गत इन्होंने मुसलमानों का पृथक निर्वाचन व्यवस्था कर दी। यानी कि मुसलमानों का जो इलेक्शन होगा, निर्वाचन होगा, उसको मौका दिया जाएगा, उसको पृथक निर्वाचन का मौका दिया गया, जिसकी वजह से इसको हम कह देते हैं सांप्रदायिक रूप से इसने निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। अच्छा, इसके आगे का जो हम लोग चलते हैं संवैधानिक विकास की तरफ और आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपने ये राइट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया है तो एक बार देख लीजिए, फिर से देख लीजिए कि मैं भारत का सचिव मार्ले था और मिंटो वायसराय था, और इसने इसको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता था, और ये चाहता था कि भारत में भाइयों को लड़ाओ, हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ, इस तरीके से हम लोग फूट डालो राज करो की नीति का उदय यहीं से हुआ है। अब अगला आता है इसमें भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1919 को हम इस रूप में देख सकते हैं कि हालांकि यहाँ पे 1919 में बहुत सारी घटनाएं घटी, ऐतिहासिक घटनाओं का है। अब चूंकि हमें तो संविधान पर रहना है, यहाँ पर एक खास काम हुआ था। वो ये हुआ था कि भारत में इस अधिनियम के तहत द्विसदनात्मक व्यवस्था का विकास हुआ। पहला काम क्या हुआ? द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत हुई। दो सदनात्मक व्यवस्था कैसे? जैसे हम देखते हैं भारत में एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं प्रांतों में यानी कि राज्यों में एक विधानसभा है और एक विधान परिषद है। इसमें हम देखते हैं कि इन्होंने द्विसदनात्मक जो व्यवस्था है उसको लागू किया, और इन्होंने यहाँ पर द्विसदनात्मक विधायिका का रूप धारण कर लिया था। इसको मैं व्यवस्था को थोड़ा सा हटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं विधायिका। अब साहब विधायिका क्या है, इस पर भी फोकस कर लीजिए एक बार। देखिए, जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, जो कानून बनाने का संगठन है या समूह है या ग्रुप है, उसको हम विधायिका कहते हैं। विधायिका को थोड़ा सा हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इसका रूप देख लेते हैं कि भारत के जो स्तंभ हैं, भारत जिन पर खड़ा है, वो लोकतंत्र के स्तंभ जो हैं वो 3 हैं। हालांकि वैसे तो 4 हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से 3 हैं, और एक संवैधानिक रूप नहीं है बल्कि एक सामाजिक रूप से हम उसको कह देते हैं। पहला रूप कौन सा है? पहला है कार्यपालिका, फिर विधायिका, फिर न्यायपालिका, और फिर इसी में आ जाता है मीडिया। तो ये जो है वो ये संवैधानिक स्तंभ कहलाते हैं, और ये जो मीडिया जो है वो सामाजिक स्तंभ है, लेकिन इसे भारत के स्तंभ के रूप में हम देख लेते हैं, क्योंकि इसका काम जो है वो सरकार की बातें जनता तक पहुंचाना, जनता की बातें सरकार तक पहुंचाना। इसमें जो विधायिका के रूप में जो द्विसदनात्मक विधायिका भारत में स्थापित की गई,
इसमें पहला जो सदन बनाया गया, सदनात्मक मतलब सदन, वो बनाया गया भारत परिषद, नहीं सॉरी, इसको नहीं, वो बनाया गया था राज्य परिषद, यानी कि राज्यों की परिषद, एक बनाया गया था राज्य परिषद। तो इस राज्य परिषद से कुछ हमारे दिमाग में जो है वो बत्ती जलती है कि हम देखते हैं कि भारत में जिस तरीके से राज्यसभा है उसी तरीके से ये राज्य परिषद को बनाया गया। उसके बाद में इसमें दूसरा सदन का निर्माण किया गया, वो था केंद्रीय विधान परिषद। केंद्रीय लगाना बड़ा जरूरी है इसमें, केंद्रीय विधान परिषद। तो मैं इसको थोड़ा सा साफ करके लिख देता हूँ, मिटा देता हूँ पहले, फिर मैं इसे लिखता हूँ अच्छे से ताकि आपकी समझ में आ जाए। एक तरफ बनाया गया राज्य परिषद, और एक तरफ बनाया गया केंद्रीय विधान परिषद या विधानसभा। परिषद नहीं कहा गया इसको, विधानसभा कहा गया। तो इस राज्य परिषद को इन्होंने उच्च सदन कहा। क्या कहा? उच्च सदन। और जो केंद्रीय विधानसभा है इसको निम्न सदन कहा। इसको निम्न सदन कहा। राज्य परिषद में अब चूंकि हम जानते हैं कि भारत में हमारे पास में द्विसदनात्मक व्यवस्था मौजूद है, तो राज्यसभा है। राज्यसभा में हम जानते हैं कि हमारे पास में राज्यसभा है इस समय में, जो मौजूद वर्तमान समय है उसको हम पहले इसे राज्य परिषद के नाम से जानते थे, राज्यों की परिषद। बाद में इसका नाम राज्यसभा रखा गया। जो केंद्रीय विधानसभा है इसको हम केंद्रीय विधानसभा के नाम से नहीं बल्कि अब हम इसे लोकसभा के नाम से जानते हैं। अब वर्तमान में, पहले इसका क्या नाम था? ये था, अब इसका नाम ये है। पहले क्या नाम था? ये था, अब इसका नाम ये है। तो जिस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि इस समय में हमारे पास में 245 सदस्य राज्यसभा में बैठते हैं और इस लोकसभा में हमारे पास में 543 प्लस 2, चूंकि एंग्लो इंडियन अब खत्म हो चुके हैं तो 543 लोग यहाँ पर लोकसभा में बैठते हैं। अब इसमें फंडा ये है कि यहाँ कितने लोग निर्वाचित होकर आते हैं, कितने लोग मनोनीत होकर आते हैं। तो हम यहाँ तोड़ लेते हैं, 233 लोग जो है वो निर्वाचित होकर आते हैं, 12 लोग मनोनीत होकर आते हैं। तो यहाँ पर भी यही था। अब यहाँ सवाल यही बन जाता है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि राज्य की जो परिषद है उसमें कितने सदस्यों को जगह दी गई थी। यहाँ पर साहब 60 लोगों को राज्य परिषद में जगह दी गई। राज्य परिषदों में 60 लोगों को जगह दी गई। अब राज्य परिषदों में साहब तो कितने लोग मनोनीत थे और कितने लोग जो थे वो निर्वाचित थे। तो यहाँ पर 34 लोग जो थे वो निर्वाचित थे, 34 लोग निर्वाचित थे और 26 लोग मनोनीत थे। 26 लोग मनोनीत थे। 60 लोगों को राज्य परिषद में जगह दी गई और 34 निर्वाचित थे जिसमें, और 26 मनोनीत थे। इसी तरीके से हम देखते हैं कि लोकसभा में 543 लोग हैं, प्लस 2 भी हैं। तो हम यहाँ कहेंगे कि कितने लोग निर्वाचित थे, कितने लोग मनोनीत थे। तो यहाँ सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे सिर्फ 2 लोग ही मनोनीत किए जाते हैं, बाकी 543 लोग जो हैं वो निर्वाचित होते हैं, वो सब इलेक्शन लड़के जाते हैं, निर्वाचन करते हैं। तो इसमें हमने देखा कि इसी तरीके से केंद्रीय विधानसभा है। केंद्रीय विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या उस समय में रखी गई थी वो 144 रखी गई थी। सवाल वही आता है कि इसमें कितने निर्वाचित थे, कितने मनोनीत थे। तो आप इसको फोकस रखेंगे कि जैसे हमने राज्य परिषद को पढ़ा तो इसमें राज्य परिषद में 60 थे, 34 निर्वाचित, 26 मनोनीत। इसी तरीके से वर्तमान समय में मैं एक लाइन खींच देता हूँ उसमें कि वर्तमान समय में हमारे पास में 245 हैं और 233 और 12 मनोनीत हैं। इसमें 104 जो थे वो थे निर्वाचित
और 40 जो थे वो थे मनोनीत। तो हम ये देखते हैं कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत में यहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था हुई और द्विसदनात्मक व्यवस्था के तहत राज्य परिषद बना और केंद्रीय विधान परिषद ना कह के हम इसे सभा का नाम दे सकते हैं। और इसी के तहत यहाँ पर दोनों सदनों में राज्य परिषद को उच्च सदन कहा गया, केंद्रीय विधान सभा को निम्न सदन कहा गया। इसमें इतने सदस्य थे, इसमें इतने सदस्य थे, निर्वाचित थे। वर्तमान समय में ये 1919 का भारत शासन अधिनियम 1919 का ही वर्तमान समय में आकार हमारे पास में द्विसदनात्मक रूप में मौजूद है। इस पर ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में हमारे पास में भारतीय संविधान के जो भारत शासन अधिनियम 1919 है, इसमें एक नियम और है, थोड़ा सा फोकस और कर लेते हैं कि ये कहा जा सकता है कि द्विसदनात्मक व्यवस्था तो द्वैध शासन प्रणाली का जो है वो प्रारंभ हो गया और प्रांतीय विषयों को बांटा गया, प्रांतीय विषयों का बंटवारा हुआ, प्रांतीय विषयों का। तो कुछ बालकों की शायद समझ में ये ऊपर से थोड़ा बाउंस हो गया होगा, इसको थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं कि जो केंद्रीय है, जैसे केंद्रीय अभी बात आई है, तो जो केंद्र सरकार जैसे वर्तमान में चल रही है, तो केंद्र सरकार के नियमावली अलग होती है और राज्य सरकार की नियमावली अलग होती है। तो राज्य सरकार जो है वो अपना काम करती है इस रूप में। हम देखते हैं कि केंद्र सरकार के पास में जो सूची होती है वो होती है संघ सूची, और राज्य सरकार के पास में जो काम करने की सूची होती है वो होती है राज्य सूची। और जो दोनों की मिला भगत के, यानी कि दोनों लोग उस पर काम कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं समवर्ती सूची। यानी कि केंद्र सरकार संघ सूची में अंतर्गत जितने भी विषय आते हैं उन विषयों पर कानून बना सकती है, वो उनके अधीन रहती है। राज्य सरकार के अधीन राज्य सूची में जो कानून आते हैं, जो नियम आते हैं, जो विषय आते हैं, उनके अधीन रहते हुए वो कानून बनाएगी। और यहाँ पर ये वो समवर्ती है जिसमें जितने भी विषय होंगे उस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और सब राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये समवर्ती सूची हस्तांतरित है, यानी कि ये इसको ट्रांसफर कर दे, चाहे इसको ट्रांसफर कर दे, इसको कर दे, इसको कर दे। अगली बात यहां पर ये आती है, कुछ शक्तियां, कुछ विषय ऐसे रह जाते हैं जो इन सूचियों में शामिल नहीं है, उन्हें हम कहते हैं अवशिष्ट विषय। मौजूदा समय में इन्हें हम कहते हैं अवशिष्ट विषय। तो यही रूप हम लोग यहाँ लागू करेंगे, यही नियम हमारा यहाँ लागू होता है, क्योंकि ये हमारी जो बिल्कुल है शुरुआत है। जिस समय में 1919 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था, तो उसमें प्रांतीय विषयों का बंटवारा हुआ था। उस बंटवारे में इन्होंने एक तो कहा था कि एक नियम दिया था, कहा था कि ये राज्यों के पास में आरक्षित विषय होंगे, आरक्षित विषय। दूसरे विषय होंगे उसे हम कहेंगे हस्तांतरित विषय। अब साहब वो कौन कौन से होंगे? आरक्षित विषय कौन कौन से होंगे, हस्तांतरित विषय कौन कौन से होंगे? इसमें इन्होंने कहा कि राजस्व, न्याय, वित्त और पुलिस। राजस्व, न्याय, वित्त और पुलिस। राजस्व, न्याय, वित्त और पुलिस, ये विषय जो हैं वो
आरक्षित विषय रहेंगे, यानी कि राज्य सूची रहेंगे, राज्य सूची की तरह रहेंगे। हस्तांतरित विषय कौन कौन से रहेंगे? इन्होंने कहा कि स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि, ये विषय कैसे रहेंगे? हस्तांतरित रहेंगे। हस्तांतरित से तात्पर्य ये है कि जस्ट लाइक समवर्ती सूची। इसी के तहत में यहां पर एक इस कानून के अंतर्गत एक विषय और एक बात और देखने को मिलती है कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 है, उसमें ये बताया गया था कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, हमेशा पूछ लिया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अंतर्गत में IAS बनते हैं, IPS वगैरह बनते हैं। तो इसमें ये कहा जाता है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो आप कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। इसी में एक महत्वपूर्ण बात तथ्य और है, उसे देख लेते हैं कि जब भारत शासन अधिनियम 1919 पारित हुआ था तो ये इंग्लैंड ने, संसद ने ये निर्धारित कर दिया था पहले से ही कि इसकी समीक्षा 10 वर्षों में होगी। यानी इसके जो काम होंगे, इस अधिनियम के तहत जो काम होंगे, इसकी समीक्षा 10 वर्षों में होगी और उन 10 वर्षों की समीक्षा के लिए हम एक आयोग का गठन करेंगे और उस आयोग का नाम था साइमन आयोग या साइमन कमीशन, जो हम जानते हैं 27, 28, 29 में इस तरीके से काम करता है। वो ऐतिहासिक पहलू है। तो हम देखते हैं कि यहीं पर 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए ही साइमन कमीशन आयोग का निर्माण किया गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि हम देखते हैं संवैधानिक विकास के रूप में अगला हमारा अधिनियम कौन सा है। एक पेज ले लेता हूं, मैं आपको दिखा दूं कि ये रहा हमारा चार्ट। तो इससे आप लोग थोड़ा सा चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं कि जैसे अभी हमने पढ़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संवैधानिक विकास का है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो संवैधानिक विकास हुआ है वो 1773 का हुआ है और 1773 है, 1784 है, 93 है, 13 है, 33 है, 53 है। इसी तरीके से भारत शासन अधिनियम में 1858 है, 61 है, 92 है और यहाँ पर 92 है। मैं शायद वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर गया हूँ एक पेज पे, उसमें मैंने 93 लिखा दिया है, तो वो 93 नहीं है सर, वो है 92, नहीं 92 ही लिखाया है। 1892 भारत परिषद अधिनियम 1892 ही है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा लगा कन्फ्यूजन की हो सकता है कि बता गया हूँ, तो 1892 ही है। भारत शासन अधिनियम 1919 है जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे और भारत शासन अधिनियम 1935 है। तो बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, उसके तहत में यहीं पे थोड़ा सा मैं विराम देने का प्रयास करूंगा कि थोड़ा जल्दी संवैधानिक विकास आपके सामने आ जाए, क्योंकि इस भारत शासन अधिनियम को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये बड़ा है और इस पर अलग से एक वीडियो बनाई जाएगी, वो आप उसे हमारे YouTube चैनल चाणक्य क्लासेस विद प्रशांत पर आप देखेंगे और अच्छे से समझेंगे और ईश्वर ने चाहा उसमें आपको कामयाबी निश्चित रूप से मिलेगी। कुछ सवाल इसमें बहुत सारे ऐसे हैं कि जो बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं कि उसमें से कुछ सवाल आपको मिल जाएंगे और बहुत अच्छे से हो जाएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन होगा और वो बढ़िया से समझाएंगे। इसीलिए सिर्फ एक संवैधानिक विकास में एक नज़र देख लेते हैं कि हाँ 1935 को हम ये कहते हैं कि संवैधानिक विकास में इसे हम मील का पत्थर कहते हैं, मील का पत्थर कहते हैं। ये इतना मजबूत भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था जो मील के पत्थर के रूप में है। इसी के तहत में रिजर्व बैंक वगैरह बनी थी और बहुत सारे काम हुए थे, अखिल भारतीय संघ का निर्माण हुआ था। इसके बाद में 1947 में जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया था,
इसी के तहत में हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। अब इसमें एक चीज़ थोड़ा सा पहलू और रह गया है, वो ये है कि साहब संवैधानिक विकास के रूप में तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है ही है। अब हम यहाँ से थोड़ा सा ये देखेंगे कि इन संवैधानिक विकास के तहत भारत में भारतीय संविधान सभा का जो निर्माण होता है वो किन किन कारकों के कारण, किन किन आयोग के कारण, किन किन मिशन के कारण भारत में होता है। और वो भारत में जो लोग आते हैं, जैसे कि भारत में क्रिप्स मिशन आया, बेबल योजना आई और आपका कैबिनेट मिशन आया, तो वो भारत में आके भारतीय संविधान का निर्माण करने में सहयोग करते हैं, भारतीय संविधान सभा का निर्माण कराने में सहयोग करते हैं। तो उस पर हमारी वीडियो जो वो बाद में अपलोड होगा। तो पहला वीडियो हमारा संवैधानिक विकास में यहीं तक है कि हम देखते हैं ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संवैधानिक विकास है, ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत संवैधानिक विकास है। तो आज के लिए हम इस संवैधानिक विकास का यहीं पर विराम देते हैं और अगला जो है वो हम वीडियो संवैधानिक सभा का निर्माण जिस तरीके से होता है उस पर हम फोकस करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक, तो आज के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो, अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मानसिक संतुलन अपना बनाए रखिए, ज़्यादा इधर उधर व्यर्थ में अपना समय बर्बाद मत कीजिए, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहिए। जय हिंद।